नमस्कार। प्रतिदिन दैनिक अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। दुनिया नई चुनौतियों के लिए तैयार हो रही है। दैनिक भास्कर। उत्तर बनाम दक्षिण का मसला फिर से तूल पकड़ने लगा है। अभय कुमार दुबे। चैट जीपीटी ही सब सोच लेगा तो हमारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे। नंदितेश निलय वक्ता। एआई क्रांति का साक्षी बनता भारत। दैनिक जागरण। नई शिक्षा नीति का बेतुका विरोध। जगमोहन सिंह राजपूत। बढ़ेगी कारोबारी जंग। बिजनेस स्टैंडर्ड। बेवजह टकराव जनसत्ता। गैर बराबरी हिंदुस्तान। अमेरिका ने छेड़ा सीमा शुल्क संग्राम। अरुण कुमार। पर्वतों से ग्लेशियर के टूटने का सिलसिला कब टूटेगा। वीरेंद्र कुमार पैनवली। अब संपादकीय विस्तार से। दुनिया नई चुनौतियों के लिए तैयार हो रही है। दैनिक भास्कर। ट्रंप द्वारा छेड़ा गया टैरिफ युद्ध अब ट्रेड वार में बदल गया है। कई देशों के लिए स्थिति का खतरा है। दरअसल प्रेफरेंशियल टैरिफ शुल्कों दरों में विविधता को वैश्विक मान्यता इसलिए थी कि विकासशील देश भी अपना माल विकसित देश को बेचकर आर्थिक मजबूती पाए और आगे बढ़े। डब्ल्यूटीओ के अस्तित्व के पीछे यही सोच थी। ट्रंप ने इसे पलट दिया और सामान्य टैरिफ नीति के तहत दुनिया के कई बड़े विकासशील देशों को चुनौती दे डाली। अमेरिका जनता को यह पसंद आया, लेकिन इसके साथ ही जब ट्रंप ने यूरोप के कई देशों के इलाके हड़पने की बात मजबूती से कही तो सभी देशों को अपने अस्तित्व पर खतरा मंडराता दिखा। कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन, भारत और खाड़ी के देशों के लिए चुनौती थी। यूरोप गोलबंद हुआ। अब अरब दुनिया संगठित हुई और चीन तनकर खड़ा हो गया। भारत के लिए भी बेहतर विकल्प होगा कि अब ट्रेड खिड़कियां खोले। ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली सभी सैन्य व अन्य मदद रोकने का ऐलान किया है। इसका मतलब यह भी है कि अगर यूक्रेन उनकी शरण में आ जाए तो फिर से मदद शुरू की जा सकती है। उधर यूरोप ने संगठित रूप से यूक्रेन को मदद के लिए कमर कस ली है, लेकिन क्या यूक्रेन यह भरोसा कर सकता है कि यूरोप बहुत दिन अमेरिका की तरह मदद देता रहेगा। क्या यूरोप के छोटे-छोटे देश इस स्थिति में है कि आर्थिक सामरिक मदद ज्यादा दिन दे सके। उत्तर बनाम दक्षिण का मसला फिर से तूल पकड़ने लगा है। अभय कुमार दुबे। अम्बेडकर विवि दिल्ली में प्रोफेसर। हालांकि संघवाद का मसला पिछले कुछ वर्षों से बहस के केंद्र में था, लेकिन यह अंदाजा किसी को नहीं था कि यह अचानक दक्षिण बनाम उत्तर, विकास बनाम पिछड़ापन, आबादी नियंत्रण बनाम आबादी के विस्तार और हिंदी बनाम तमिल के रूप में निकल कर आएगा। अभी केवल तमिलनाडु के सीएम स्टालिन और कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने ही इसे उठाया है। लगता है जल्द ही तेलंगाना और केरल से भी ऐसी ही आवाजें आने लगेंगी। आंध्र में सरकारी पार्टी केंद्र में सत्तारूढ़ गठजोड़ की सदस्य है, इसलिए सीएम उसे उठाने से हिचकेंगे, पर विपक्ष में खड़ी वाईएसआर कांग्रेस इस पर तत्परता से जोर देगी। केंद्र दो तरीके से इसका समाधान कर सकता है। पहला, उसे तुरंत फुरत एवं गणितीय फार्मूला तैयार करके पेश करना चाहिए जो यह गारंटी करता हो कि आबादी के आधार पर परिसीमन में उन राज्यों को अपवाद बनाया जाएगा जिन्होंने आबादी को नियंत्रित किया है। दक्षिण के राज्यों में इस फार्मूले पर सहमति भी जरूरी है। जहां तक भाषा का सवाल है, सरकार को अपने ही पहले की शिक्षा मंत्री के वक्तव्य का सामना करना चाहिए। स्मृति ईरानी ने मानव संसाधन मंत्री के रूप में कहा था कि हर प्रदेश अपने पाठ्यक्रम और विषयों के बारे में स्वयं अंतिम फैसला कर सकता है। कांग्रेस के शिक्षा मंत्री अर्जुन सिंह का भी यही कहना था। चैट जीपीटी ही सब सोच लेगा तो हमारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे। नंदितेश निलय वक्ता, एथिक्स प्रशिक्षक एवं लेखक। मैं अपने लेख की शुरुआत उस चिंता से कर रहा हूं जिसे आज यूनिवर्सिटी और कॉलेज में आमतौर पर महसूस किया जा सकता है और शायद स्कूलों में भी। वह एआई और उसके द्वारा जनित कंटेंट की नैतिकता का प्रश्न और उसके साथ शिक्षण की चुनौतियां। शिक्षक इस परेशानी से जूझ रहे हैं कि छात्र बहुत आसानी से अपने प्रोजेक्ट या कोई उत्तर एआई से मदद लेकर सबमिट कर सकते हैं। उसकी प्रामाणिकता की जांच और वह भी हर पड़ाव पर कैसे की जाए। उससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि छात्र अब सोचने की क्षमता से ही दूर होते जा रहे हैं। अब सोचना या थिंकिंग करना ही नहीं चाहता। इसकी जिम्मेदारी चैट जीपीटी को सौंप दी गई है। किसी भी शिक्षक के लिए यह संभव नहीं कि वह छात्रों द्वारा लिखित सामग्री की सत्यता की जांच करता रहे। आज हर कंटेंट संदेह के दायरे में। यह कैसे पता चले कि छात्र कुछ सीख भी रहे हैं या नहीं। उनके इरादे में निष्पक्षता है या पारदर्शिता कैसे लाई जाए। एआई क्रांति का साक्षी बनता भारत। दैनिक जागरण।
अश्विनी वैष्णव भारत सरकार में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, रेल तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। महाराष्ट्र के बारामती में एक छोटा किसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के माध्यम से कृषि के नियमों को फिर से निर्धारित करने में जुटा है। एआई के उपयोग से हम यहाँ कुछ असाधारण के साक्षी बन रहे हैं। उर्वरक के इस्तेमाल में कभी बेहतर जल संसाधन एवं उपज में बढ़ोतरी है। भारत की एआई संचालित क्रांति की एकमात्र झलक तकनीकी और नवाचार अब प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि आम नागरिकों को जीवन को बखूबी बदल रहे हैं। कई अर्थों में इस किसान की कहानी एक बहुत बड़े परिवर्तन का सूक्ष्म रूप है। यह सूक्ष्म रूप 2047 तक विकसित भारत की ओर हमारे प्रस्थान का है। भारत डिजिटल पब्लिक ट्रांसफर यानी डीपीआई, एआई, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पर जोर देकर अपने डिजिटल भविष्य को आकार दे रहा है। दशकों से भारत सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी रहा है, किंतु अब वह हार्डवेयर विनिर्माण में भी बड़ी प्रगति कर रहा है। 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र निर्माणाधीन है, जो वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में भारत की भूमिका को मजबूत करते हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद हमारे शीर्ष 3 निर्यातों में शुमार हैं और इस वर्ष भारत की पहली मेक इन इंडिया चिप लॉन्च की जाएगी, जो भारत में एक मील पत्थर साबित होगी। एआई वैश्विक उद्योगों को नया आकार दे रहा है, इसलिए भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट है। समावेशी विकास के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना और साथ ही नवाचार को बढ़ावा देने वाली नियामक संरचना को बनाए रखना होगा। नीतियों और इंफ्रास्ट्रक्चर से परे वह परिवर्तन हमारे लोगों के बारे में है। नई शिक्षा नीति का बेतुका विरोध। जगमोहन सिंह राजपूत, लेखक, प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं ग्रंथालय में अटल फेलो हैं। देश में नई शिक्षा नीति 4 वर्ष पहले लागू की गई थी। उसका तेजी से क्रियान्वयन हो रहा है, लेकिन तमिलनाडु जैसे कुछ राज्य अपने चुनावी हित के लिए भाषा के नाम पर इसे अड़ंगा लगा रहे हैं। उनका यह रवैया ठीक नहीं है, क्योंकि देश की शिक्षा व्यवस्था में समदक्षता तथा स्तरीय समानता लाना परम आवश्यक है। इसमें दो राय नहीं कि सभी राज्यों के अधिकारियों और विशेषज्ञों के सहयोग से बनी नई शिक्षा नीति देश की शिक्षा प्रणाली को भारत की संस्कृति और ज्ञान परंपरा से जोड़ने की पूरी तरह सक्षम है। यह ज्ञान सृजन में भारत की अग्रणी भागीदारी भी लक्षित करती है। इसमें ऐसी भावी पीढ़ी तैयार करने की क्षमता है जो भारत के प्रति समर्पित होगी और उसकी विविधता में एकता को साकार कर विश्व के समक्ष उदाहरण बनाकर प्रस्तुत कर सकने की सामर्थ्य से परिपूर्ण होगी। उसमें भारतीय मूल्यों की समझ तो होगी ही, उसकी सराहना का भाव में स्वतः ही अंतर्निहित हो जाएगा। लेकिन यह सब तभी संभव होगा जब शिक्षा नीति का केवल राजनीतिक के कारण विरोध कर उसके क्रियान्वयन में बाधाएं उत्पन्न ना की जाएं। बढ़ेगी कारोबारी जंग, बिजनेस स्टैंडर्ड। अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी पर दोबारा बैठने के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस के संयुक्त सत्र को पहली बार संबोधित किया, तो उनकी भाषा, प्रचार भाषणों या उसकी जगह 6 हफ्ते पहले दिए गए उद्घाटन भाषण से अलग नहीं थी। वह बोलने के लिए मंच पर खड़े हुए तब उनकी छेड़ी कारोबारी जंग के कारण शेयर बाजार डूब रहे थे। गैलप के मुताबिक उन्हें राष्ट्रपति के तौर पर 45% लोगों ने पसंद किया था। कार्यकाल की इतनी अवधि के बाद विभिन्न राष्ट्रपतियों को मिली रेटिंग के मामले में ट्रंप नीचे से दूसरे स्थान पर थे। सबसे कम 40% रेटिंग भी उनके नाम के आगे ही लिखी है, जो 2017 में उन्हें मिली थी। इसके बाद भी ट्रंप 90 मिनट से ज्यादा बोले, जो अमेरिका के आधुनिक इतिहास में सबसे लंबा भाषण था। इसमें भी जुमले ज्यादा थे और तथ्य कम। अपने गए तथ्यों मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा की बातें, फिर ऊंचे वादों और नाटकीय के बीच ट्रंप के संबोधन से दो संकेत साफ नजर आए। बेवजह टकराव, जनसत्ता। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने परिसीमन के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाकर यह साफ कर दिया कि इस मसले को अब और टालना संभव नहीं होगा। हिंदी भाषा को लेकर उनकी टिप्पणियां भी विवादित रही हैं। साफ है कि वे इन दोनों ही मुद्दों पर दक्षिणी राज्यों को एक पाल करने की राजनीति कर रहे हैं, जिसे देश के संघीय ढांचे के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता। परिसीमन के मुद्दे पर दक्षिणी राज्य चिंतित है, लेकिन तमिलनाडु अत्यधिक मुखर है। स्टालिन चाहते हैं कि वर्ष 1971 की जनगणना को 2026 के 30 वर्षों के लिए लोकसभा सीट के परिसीमन का आधार बनाया जाए, मगर उन्हें समझना चाहिए कि परिसीमन दरअसल एक संवैधानिक जरूरत है, जिसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि संसद में जनता के प्रतिनिधित्व और आबादी में हो रही बढ़ोतरी का अनुपात ठीक बना रहे। यह कोई नई प्रक्रिया नहीं है। अब तक 3 बार हुए परिसीमन के राज्यों में आबादी के हिसाब से न्यायसंगत रूप से सीटों की संख्या निर्धारित हुई। गैर बराबरी। हिंदुस्तान
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से टैरिफ की तलवार चला रहे हैं, उसमें दुनिया भर में हलचल मची हुई है। अमेरिका में दोनों सदनों संयुक्त अधिवेशन को अपने दूसरे कार्यकाल में पहली बार संबोधित करते हुए ट्रंप ने अपने इरादे फिर से स्पष्ट कर दिए हैं। टैरिफ की उनकी तलवार ने उन्हें प्रतिकूल रहने वाले देशों को ही नहीं बल्कि मित्रवत देशों को भी विचार मंथन में डाल दिया है। टैरिफ के मामले में कनाडा और मैक्सिको तो उनके निशाने पर ही हैं। 2 अप्रैल से टैरिफ की तलवार भारत और चीन पर भी पूरी तेजी से चलने लगी है। जहां तक भारत का प्रश्न है, अमेरिकी नेताओं व अधिकारियों से लगातार बातचीत चल रही है, पर अभी तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। ऐसे में भारत सरकार का शांत रवैया प्रशंसनीय और गौर करने की बात है कि बुधवार को अपने संबोधन में ट्रंप ने भारत को विशेष रूप से नाम लेकर निशाना बनाया है। भारतीय अधिकारी प्रतिकूल स्थितियों में भी अधिकतम फायदे की तलाश में हैं और यह सही कूटनीति है। अमेरिका ने छेड़ा सीमा शुल्क संग्राम। अरुण कुमार, वरिष्ठ अर्थशास्त्री। दूसरी बात, सत्ता संभालने के बाद कांग्रेस अमेरिकी संसद के अपने पहले संबोधन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ यानी सीमा शुल्क को लेकर अपनी सरकार की मंशा स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा, टैरिफ का मतलब है अमेरिका को समृद्ध बनाना और ये हमारे देश को फिर से महान बनाएगा। उन्होंने घोषणा की कि जब दूसरे देश दशकों से अमेरिका के खिलाफ टैरिफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसा करने की बारी अब अमेरिका की है। बाकायदा भारत का नाम लेकर उन्होंने कहा कि जो देश अमेरिका पर जितना टैरिफ लगाता है, आगामी 2 अप्रैल से हम भी उस पर समान टैरिफ लगाएंगे। इस ऐलान से उस टैरिफ बार की अब आधिकारिक शुरुआत हो गई है, जिसकी आशंका ट्रंप के सत्ताहीन होने के बाद से जताई जा रही थी। अमेरिका स्थित चीन दूतावास ने तो ऐलान कर भी दिया है कि यदि अमेरिका ऐसी जंग चाहता है तो चीन अंत तक उससे लड़ने के लिए तैयार है। पर्वतों से ग्लेशियर के टूटने का सिलसिला कब टूटेगा? वीरेंद्र कुमार पैनोली, पर्यावरण वैज्ञानिक। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम में 3 किलोमीटर दूर माड़ा गांव में समीप हिमस्खलन हादसे की चपेट में आई 8 जिंदगियों को बचाया न जा सका। इससे पहले 7 फरवरी 2021 को चमोली जिले में ही रैडी व तपोवन क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने का जल प्रलय आया था, जब ग्लेशियर बस्ट जैसे शब्द का उपयोग किया गया था। मीडिया सनसनी के शायद ग्लेशियर बस्ट शब्द ठीक है, परंतु वैज्ञानिक शब्दावली में इसका खास उल्लेख नहीं है। ग्लेशियर को समझना जरूरी है। दशकों से यह खबर भी हम सुनते आ रहे हैं कि हिमालयी ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। अमेरिका के एक एजेंसी तो पूरे हिंदूकुश हिमालय पर ही जलवायु परिवर्तनों के खतरों से आगाह कर चुकी है। सब जानते हैं कि इन्हीं ग्लेशियरों के कारण हिमालय को जल मीनार भी कहा जाता है। यह वैज्ञानिक राय स्पष्ट है कि सर्दियों में पर्वतों पर बर्फ को जमने देना चाहिए, पर शीतकाल में भी उन पहाड़ों पर भारी मशीनी कार्य हो रहे हों जिन पर ग्लेशियर टिके हैं। यह बहुत चिंताजनक है कि अतः इसे मानव उत्प्रेरित त्रासदी भी कहा जा सकता है। यही नहीं, दशकों से तो यह पूरी तरह संज्ञान में है कि ग्लेशियर के भीतर झीलें बढ़ रही हैं, जिनकी परिधियां अब जब टूट जाती हैं तो भारी तबाही लाती हैं। तब भी विशेषकर उत्तराखंड में ग्लेशियर के प्रति संवेदना न जागना चिंताजनक है। मैं 1970 के दशक में बद्रीनाथ से माणा तक हुए भौतिकीय सर्वेक्षण में शामिल रहा था और तब यह संवेदनशील क्षेत्र था। आज व्यावसायिक हित इतना हावी हो गया है कि माणा को टूरिस्ट हब बना दिया गया है। स्थानीय सजग लोग भी मानते हैं कि वास्तविक चिंताओं और खतरों की अनदेखी हो रही है। क्या ताजा हादसे के बाद अनदेखी का सिलसिला टूटने वाला है? धन्यवाद।